हेलो गाइस, वेलकम टू आवर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। बात करेंगे आज हम BSOG 171 जो कि आपका कोर्स कोड है और भारतीय समाज छवियाँ एवं वास्तविकताएं, ये आपका कोर्स टाइटल है। इंडियन सोसाइटी इमेजेस एंड रियलिटीज़, राइट। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं लेकर के आया हूँ। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, हाँ, लेकिन एक वीडियो इसके बाद में पोस्ट की जाएगी, उसमें पूरा बुक का एक्सप्लेनेशन रहेगा और फुल्ली एक्सप्लेनेशन बहुत, ठीक है। तो वो जो वीडियो आने वाला है उसको आप देखना ना भूलिएगा। वो अगर वीडियो देख लेते हैं आप, और ये तो देख ही लीजिए, लेकिन जो इसके बाद वाला जो इसके बुक का वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा वो देखना ना भूलें, क्योंकि वो अगर देख लीजिएगा तो आपसे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा और उसमें बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शॉर्ट वीडियो में पूरे बुक का वो एक्सप्लेनेशन रहेगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बस आपसे यही ना मांगा जाता और कुछ नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करेंगे। ये जो है इसमें कह रहा है, क्वेश्चन है जो आपके अन्य संस्कृतियों की तुलना में भारतीय सभ्यता किस प्रकार अलग है, ठीक है, किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। तो अब देखिए, सभ्यता जो है यानी कि सिविलाइजेशन, ये एक लैटिन शब्द है, ठीक। लैटिन शब्द सिविस से बना हुआ है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है क्या, नागरिक या नगरवासी, ठीक है। अब इस प्रकार हम सभ्यता की परिभाषा में जटिलता की झलक स्पष्ट होता है, ठीक है। यह शब्द कुछ कृषि प्रथाओं, व्यापार, नियोजित आवासों के कुछ प्रमाण, कई संस्कृतियों, कुला धर्म, कला धर्म और कुछ प्रशासनिक और राजनीतिक संरचनाओं को मानता है, ठीक है। सभ्यता सांस्कृतिक, भौतिक और गैर भौतिक वैचारिक लक्षणों और एक परिभाषित राजनीति के साथ मानव समूह समाज का एक जटिल है। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका समाज अपनी कलाकृतियों और स्मारकों के माध्यम से हमारे सामने प्रकट होता है, एक सभ्यता मानी जाती है। भारत को सबसे पुरानी सतत सभ्यताओं में से एक माना जाता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति हड़प्पा सभ्यता से हुई। भारतीय समाज और संस्कृति की प्रकृति को समझने के लिए समर्पित भारत सभ्यता पर ध्यान केंद्रित करने वाले असंख्य विद्वानों के लेख ऐसा करने में ये खाते एक सभ्यता के रूप में भारत की विविधता और समृद्ध को उजागर करते हैं। आगे बात समझ में। अब हम ये जो है PDF है, इसको मैं टेलीग्राम अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और उसमें काफ़ी सब्जेक्ट का PDF भी प्रोवाइड किया गया है ना। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। ये मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, ठीक है। आइए अब हम आगे बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसमें यह है कि भारत समाज के अध्ययन में उपनिवेशवादी दृष्टिकोण का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है। तो अब देखिए, ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के दृष्टिकोण को उप विभाजित किया जा सकता है। पहला, मशीनरी, ठीक है। वह यानी यह जो है NB हैलहेड था, जिसने हिंदू धर्मशास्त्र का पहला संकलन प्रस्तुत किया। विलियम जॉन्स कोलब्रुक अन्य विद्वान थे जिन्होंने भारत पर उल्लेखनीय काम किया था। और प्रशासनिक दृष्टिकोण HM रिस्ले के से, जिसके तहत भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी। हटन जो है अंतिम जनगणना आयुक्त थे, ने एकत्रित जनगणना के आंकड़ों से बाद के विद्वानों जैसे मॉर्गन, मैकलेलन और लुबॉक, टायलर, स्टार्क और फ्रेजर की मदद की, ठीक है। दूसरा इसमें जो ये है दृष्टिकोण को जो विभाजित किया गया है, उसमें मिशनरी पहला था। दूसरा था भारत में मिशनरी, ठीक है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भारतीय समाज पर मिशनरियों द्वारा काफ़ी साहित्य देखा जा गया है। कॉलेडियम बुकानन, विलियम कैरी, विलियम वार्ड और सर जॉन और जैसे विद्वानों न हिंदू धर्म की निंदा और ईसाई धर्म के प्रसार में आशा देखी। अब्बे डुबाइस जैसे मिशनरियों ने जाति को एक वर्ण व्यवस्था के रूप में समझा, जिसे ईसाई धर्म में परिवर्तन के लिए एक बाधा के रूप में देखा गया था। आई बात समझ में। यह दृष्टिकोण जो है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभिक इवेंजेलिकल प्रोटेस्टेंट जो ईसाई धर्म की शिक्षाओं के अनुनय द्वारा धर्मांतरण के माध्यम से फैलाने में विश्वास करते हैं, ठीक।
ये बहुत आसान लैंग्वेज में दिया गया है, ठीक है। इसमें ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। एक मर्तबा अगर आप इसे अच्छे तरीके से रीड कर लेंगे तो आपके दिमाग में इसका आंसर आपको बैठ जाएगा, ठीक है। ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षित और व्यवहारिक वैज्ञानिक तर्कवाद से प्रेरित प्रशासकों द्वारा भारतीय समाज की व्याख्या अधिक यथार्थवादी थी और काफ़ी हद तक ज़मीन पर तथ्यों पर आधारित थी, ठीक है। उनका उद्देश्य भारत को उसके संसाधनों का दोहन करने के लिए समझना था, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर अभी भी चल रहा है ये, ठीक है। आइए हम बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ तक हो गया। अब 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ब्रिटिश शासन द्वारा लाए गए आर्थिक एकीकरण के रूप की व्याख्या कीजिए, ठीक है। देखिए इसका आंसर हम देखेंगे। देसाई संक्षेप में कहते हैं कि अंग्रेज़ों के कारण भारतीय इतिहास में पहली बार देश का एक व्यापक और बुनियादी राजनीतिक, प्रशासनिक और कानूनी एकीकरण हुआ था। ब्रिटिश शासन के तहत भारत में अस्तित्व भारत के पूंजीवादी आर्थिक परिवर्तन ने कई अलग अलग ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को तोड़ दिया। भारतीय लोगों को आर्थिक रूप से विनिमय संबंधों की एक प्रणाली के माध्यम से जोड़ दिया और अनुबंध को उनके आर्थिक संबंधों का प्रमुख आधार बना दिया, ठीक है। वह आगे कहते हैं कि मुख्य रूप से अपने उपयोग के लिए नहीं बल्कि बाजार के लिए उगाई जाने वाली वाणिज्यिक फसलों को बड़े पैमाने पर पेश किया गया था। गन्ना, चाय, कॉफ़ी, जूट, रबड़ इत्यादि जैसे कॉमोडिटी उत्पाद कृषि के व्यवसायीकरण का मतलब था कि भारत से जुड़ा हुआ था। व्यापक विश्व बाजार। देसाई लिखते हैं कि भारत के आंतरिक और विदेशी व्यापार दोनों में मात्रा और दायरे में वृद्धि हुई। इसके अलावा पूंजीवादी आधार पर आधुनिक उपयोग देश में तेजी से विकसित हुए, ठीक है। नए राज्य को ऐसे आर्थिक राज्य के अनिवार्य रूप से उत्पन्न होने वाले संविदात्मक और अन्य संबंधों के विशाल परिसर को विनियमित करने के लिए कानूनों का एक समूह बनाना पड़ा। इस प्रकार नए कानूनों की एक प्रणाली अस्तित्व में आई जो किराएदारों और ज़मींदारों, श्रमिक मजदूरों और विक्रेताओं, निर्माताओं, व्यापारियों और बैंकरों के बीच सभी जटिल और बहुआयामी संबंधों और लेन देन को समान रूप से संचालित और नियंत्रित करती है। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर अभी तक चल रहा है, आप इसे देख लें और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और पीडीएफ भी ले सकते हैं। फ्री में 1 रुपये भी आपको नहीं खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसका जो वीडियो आएगा बुक वाला वो देखना आप एकदम ना भूलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से स्टार्ट होता है। भारत में जनजातियों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारत में जनजातियों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए पहला पॉइंट में हम बात करेंगे इसमें कि निश्चित सामान्य स्थानीकृति। जनजातीय लोग एक निश्चित स्थानीकृति के भीतर रहते हैं और यह उस क्षेत्र में रहने वाले एक विशेष जनजाति के सभी सदस्यों के लिए एक सामान्य स्थान है। एक सामान्य लेकिन निश्चित रहने की जगह के अभाव में आदिवासी जनजातीय जीवन की अन्य विशेषताओं को खो देंगे, जैसे सामान्य भाषा, जीने का तरीका और सामुदायिक भावना etc, ठीक है। दूसरा पॉइंट एकता की भावना, ठीक है। जब तक किसी विशेष क्षेत्र में हम रहने वाले और उस क्षेत्र को एक सामान्य निवास के रूप में उपयोग करने वाले समूह में एकता की भावना नहीं होती तब तक इसे जनजाति नहीं कहा जा सकता। आगे बात समझ में। एक सच्चे आदिवासी जीवन के लिए एकता की जो भावना एक अनिवार्य आवश्यकता है। एक जनजाति का अस्तित्व शांति और युद्ध के समय आदिवासी की एकता की भावना पर निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट अंतर्विवाही समूह, ठीक है। जनजातीय लोग आमतौर पर अपनी जनजाति के बाहर शादी नहीं करते हैं और जनजाति के भीतर विवाह को बहुत सराहना की जाती है और इसकी बहुत सराहना की जाती है। लेकिन गतिशीलता की ताकतों के बाद परिवर्तनों के दबाव के प्रभावों ने भी आदिवासियों के दृष्टिकोण को बदल दिया है और अब अंतर जनजाति विवाह अधिक आम होते जा रहे हैं। चौथा पॉइंट इसमें सामान्य बोली। एक जनजाति के सदस्य एक सामान्य बोली में अपनी विचारों के आदान प्रदान करते हैं। यह तत्व उनकी एकता की भावना को और मजबूत करता है। 5 नंबर है रक्त रिश्ते के संबंध, है ना, ठीक है। आदिवासियों के बीच एकता की भावना पैदा करने वाला रक्त संबंध सबसे बड़ा बंधन और सबसे शक्तिशाली शक्ति होती है। 6 नंबर पॉइंट इसमें सुरक्षा जागरूकता। जनजातीय जो लोगों की हमेशा घुसपैठ से सुरक्षा की आवश्यकता होती है और इसके लिए एक राजनीति रास्ता स्थापित की
जाती है और सारी शक्तियाँ इस अधिकार में निहित होती है। आदिवासी की सुरक्षा राजनीतिक अधिकार आनंद लेने वाले व्यक्ति के कौशल और मानसिक शक्ति पर छोड़ दी जाती है। क्लियर, ये यहाँ तक चल रहा है अभी तक। ये 7 नंबर पॉइंट इसी का है, ठीक है, विशिष्ट राजनीतिक संगठन। और इसमें 8 नंबर पॉइंट भी है सामान्य संस्कृति, ठीक है। 9 नंबर पॉइंट है रिश्तेदारी का महत्व, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें देख लेंगे। और ये पॉइंट नंबर 10 इसी का आंसर है, समतावादी मूल्य, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। अब हम बात करेंगे इसमें जाति और वर्गीकरण के बीच संबंध का परीक्षण, ठीक है। जाति और वर्गीकरण के बीच में जो संबंध होता है उसका परीक्षण कर। देखिए, मैक्स वेबर की पदावली में जाति और वर्ग दोनों परिस्थिति समूह है, ठीक है। परिस्थिति समूह, एक स्थिति समूह ऐसे व्यक्तियों का एक संग्रह है जो जीवन की एक विशिष्ट शैली और तरह की एक निश्चित चेतना साझा करते हैं, जबकि जाति को एक निश्चित अनुष्ठान स्थिति के साथ एक वंशानुगत समूह के रूप में माना जाता है। एक सामाजिक वर्ग उन लोगों की एक श्रेणी है जिनकी उनके समुदाय या समाज के अन्य वर्गों के संबंध में समान सामाजिक आर्थिक स्थिति है, ठीक है। सामाजिक वर्ग की रचना करने वाले व्यक्ति और परिवार शैक्षिक, आर्थिक और प्रतिष्ठा की स्थिति में अपेक्षाकृत समान होते हैं। जिन लोगों को एक ही सामाजिक वर्ग के हिस्से के रूप में वर्गीकृत किया जाता है उनके जीवन के सामने अवसर होते हैं। और कुछ समाज शास्त्री सामाजिक वर्गों को मुख्य रूप से प्रकृति में आर्थिक मानते हैं, जबकि अन्य लोग प्रतिष्ठा, जीवन शैली, दृष्टिकोण आदि जैसे कारकों पर जोर देते हैं। जाति व्यवस्था की विशेषता संरचना समानता है, लेकिन वर्ग व्यवस्था की विशेषता बिखरी हुई असमानता है, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये जो मैंने अभी यहाँ पे समझाया इसे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, बहुत शॉर्ट में बनेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 वहाँ पे ख़त्म होता है। अब देखिए छोटे छोटे पॉइंट जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ण, वर्ण क्या है जी? तो देखिए पुरुष सूक्त ऋण वैदिक काल में संबंधित एक कार्य है जो मनुष्य के वर्गीकरण या जीत व्यवस्था के बारे में बात करने वाला पहला व्यक्ति है। हालांकि इस तरह के वर्गीकरण को प्रामाणिक और स्वीकार्य बनाने के लिए पुरुष सूक्त को मूल कार्य में बाद में सम्मिलन माना जाता है कि ऐसी जाति व्यवस्था प्राचीन काल में प्रचलित थी। वर्ण वर्गीकरण के बारे में प्रचलित धारणा के अनुसार ब्राह्मणों को सर्वोच्च माना जाता है, जिसमें पुजारी और उपदेश रहते हैं। क्षत्रिय राजा और योद्धा हैं, वैश्य व्यापारी और कृषक हैं, और शूद्रों को मजदूर माना जाता है जो कि अन्य प्रकार के वर्णों से संबंधित लोगों को सेवा प्रदान करते हैं। पहले के ग्रंथों के सुझाव के विपरीत की किसी जन्म की उसका वर्ग तय करता है, यह दृढ़ता से माना जाता है कि यह उसका गुण है जो किसी के वर्ण को निर्धारित करता है। क्लियर, ये रहा वर्ण। और अब अगला है इसमें पॉइंट है बहुविवाह प्रथा, ठीक है। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बहुविवाह जो है स्वर्गीय ग्रीक बहुविवाह से कई पत्नियों के लिए विवाह की स्थिति, कई पति पत्नी से शादी करने की प्रथा है। जब एक पुरुष एक ही समय में एक से अधिक पत्नियों से विवाह करता है तो समाज शास्त्री इसे बहुविवाह कहते हैं, ठीक। यहाँ तक क्लियर होगा बहुविवाह किसे कहते हैं? तो जब एक पुरुष एक ही समय में एक से अधिक लड़कियों से, एक से अधिक पत्नियों से विवाह करता है तो समाज शास्त्री इसे बहुविवाह कहते हैं। जब एक स्त्री का एक समय में एक से अधिक पतियों से विवाह होता है तो इसे बहुपतित्व कहते हैं। आई बात समझ में? बहुपतित्व कहते हैं। और बहुविवाह किसे कहते हैं? जिसमें एक पुरुष एक ही समय में बहुत से लड़कियों से शादी करता है तो बहुविवाह कहलाता है। जब एक लड़की एक ही समय में कई मर्दों से शादी करती है तो उसे हम बहुपतित्व कहते हैं, ठीक है। बहुविवाह के विपरीत मनोगैमी विवाह है, जिसमें केवल 2 पक्ष होते हैं। मनोगैमी की तरह बहुविवाह शब्द का प्रयोग अक्सर अवसर वास्तविक अर्थ में किया जाता है। इस पर ध्यान दिए बिना कि कोई राज्य रिश्ते को पहचानता है या नहीं, समाजशास्त्र और प्राणी शास्त्र में स्वाहाकर्ता बहुविवाह का व्यापक अर्थों में उपयोग करते हैं, जिसका अर्थ किया भी प्रकार के कई संभोग से हैं, है ना। इस तरीके से आपने समझा बहुविवाह,
ये बहुविवाह का ही और आंसर चल रहा है। अब एक पॉइंट है इसमें खेतीहर, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, छोटे छोटे पॉइंट में आ सकता है क्वेश्चन ये। नील नदी के जीवन दायिनी जल में मिस्रवासियों ने, देखिए नील नदी कहाँ है तो मिस्र में है, ठीक है। मिस्रवासियों के लिए 5000 साल पहले कई फसलें उगाना संभव बना दिया था। नील नदी पर निर्मित आधुनिक कंक्रीट बांध उदा और असमान और सेन्नार बांधों में कृषि में सुधार किया। उसी तरह रेगिस्तान के किसान पाकिस्तान में, सिंधु इराक में, टाइग्रिस और थ्रूफेट्स और कैलिफोर्निया की इंपीरियल वैली में कोलोराडो पर निर्भर है, ठीक है। मरुस्थल में जहाँ भी, ठीक है, मरुस्थल में जहाँ भी मरुस्थल है वहाँ किसी न किसी रूप में बसे हुए जीवन का पालन करना अनिवार्य है। ये अलग अलग आकार के गड्ढे हैं जहाँ भूमिगत पानी सतह पर पहुँचता है। उनमें से कुछ सामान्य रूप से बड़े हैं, जैसे कि मोखको, उनमें से जो कि तफील लालेट ओएसिस जो कि 5000 वर्ग मील में मापता है। इस तरीके से आपने देखा खेतीहर। अब देखिए 9 नंबर पॉइंट है आपका, ये छोटे छोटे क्वेश्चन में आ सकता है। दिल्ली के शहरी गांव, दिल्ली जिस तरह से कई गांवों से बनी है वह अनोखी है। जैसे जैसे शहर ने अलग अलग कृषि पद्धतियों के साथ कई गांवों की बस्तियां का विस्तार किया और इसके संबंध सामाजिक जीवन दिल्ली शहर में समा गए, उन्हें शहरी गांव या लाल डोरा क्षेत्र माना जाता है। जो क्षेत्र पहले गांव थे, अधिकारियों द्वारा सीमा को चिन्हित करने के लिए एक लाल धागा बांधा गया था, इसलिए लाल डोरा। 1908 में उन्हें आबादी भीम के रूप में वर्गीकृत किया गया और गैर कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाना था। नागरपालिका प्राधिकरण या शहरी विकास का क्षेत्राधिकार यही लागू नहीं होता। लाल डोरा क्षेत्रों को भवन उपनियमों और सख्त निर्माण मानदंडों और विनियमों से छूट गई है, जैसा कि दिल्ली नगरपालिका अधिनियम के तहत विनियमित है ना। इस तरीके से आप देख लें, जो हालांकि अभी भी लाल डोरा के रूप में वर्गीकृत है, जैसे कि हौज खास गांव, लाडो सराय, खिड़की गांव, सहारन, शाहपुर जाट, छतरपुर आदि जैसे वाणिज्यिक और उच्च अंत आवासीय क्षेत्रों का संचालन करते हैं। बस इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, सफ़ेद पोश कर्मचारी वर्ग, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर देख लेंगे। एक सफ़ेद पोश कार्यकर्ता उन कर्मचारियों के वर्ग से संबंधित है जो अत्यधिक कुशल काम करते हुए उच्च औसत वेतन अर्जित करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अपने काम पर शारीरिक श्रम करके नहीं। सफ़ेद पोश कार्यकर्ता ऐतिहासिक रूप से शर्ट और टाई सेट रहे हैं, है ना, शर्ट और टाई सेट रहे हैं, और जिसे कार्यालय की नौकरियों और प्रबंधन द्वारा परिभाषित किया गया है, न कि अपने हाथों की गंदा करना, ठीक है। सफ़ेद पोश कार्यकर्ता सूट और टाई कार्यकर्ता होते हैं जो एक डेस्क पर काम करते हैं और रूढ़िवादी रूप से शारीरिक श्रम से बचते हैं। वे ब्लू कॉलर श्रमिकों की तुलना में अधिक पैसा कमाते हैं। अमेरिकी लेखक ऑप्टन सिंक्लेयर आंशिक रूप से वाइट कॉलर शब्द की आधुनिक समझ के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने प्रशासनिक कार्य के साथ साथ इस वाक्यांश का उपयोग किया है। वाइट कलर और ब्लू कलर के बीच अर्थ में अंतर के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है। जिस तरह से हम विनिर्माण और कृषि उद्योगों की तुलना में सेवा उद्योग को देखते हैं, सफ़ेद पोश कार्यकर्ता सूट और टाई कार्यकर्ता होते हैं जो एक डेस्क पर काम करते हैं। आगे बात समझ में, यहीं पे इस वीडियो का एंड होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियोज़। अगर आपका भी कोई सब्जेक्ट छूट रहा है जिसकी तैयारी नहीं हो पाई है तो प्लीज़ आप कमेंट में अपना सब्जेक्ट कमेंट कर दें और उसका वीडियो आप मंगा सकते हैं। आप हमारे चैनल पे जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक योर एग्ज़ाम।